नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान जो पीडी पाठक द्वारा रचित पुस्तक है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है, भाग फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक है ये सभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी बुक से पूछे जाते हैं। यह बुक जो है ये पूर्णतः सत्यता पर आधारित है। इसमें हम देखने वाले हैं, आज जो देखेंगे हम, इसमें भाग 1 जो है वो किससे संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मतलब नेचर, क्षेत्र स्कोप, उपयोगिता यूटिलिटी और विधियाँ मतलब मेथड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये सभी हम इस भाग 1 में देखने वाले हैं, मगर इसको भी 5 पार्टों में बांटा गया है। आज हम इसका जो पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है शिक्षा व मनोविज्ञान, इनका अर्थ व परिभाषा। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं शिक्षा व मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। इसमें हम देखते हैं कि आधुनिक समय में शिक्षा जो शब्द है उसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। उसके एक मुख्य अर्थ का उल्लेख करते हुए डगलस व हॉलैंड ने लिखा है कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। तो डगलस हॉलैंड ने क्या परिभाषा दी है कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को प्रकट करता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। जैसे हमारे जीवन काल में जो भी परिवर्तन आते हैं वो क्या है, वो शिक्षा है। फिर व्यक्ति अपने जन्म के समय असहाय होता है और दूसरों की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह उनको पूरा करना और अपने वातावरण से अनुकूलन करना वो बच्चा सीख जाता है। इन कार्यों में शिक्षा उसे विशेष योग देती है। शिक्षा न केवल उसे अपने वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देती है वरन उसके व्यवहार में ऐसे वांछनीय परिवर्तन भी करती है कि वह अपना और अपने समाज का कल्याण करने में सफल होता है। शिक्षा इन कार्यों को संपन्न करके ही सच्ची शिक्षा कहलाने की अधिकारिणी हो सकती है। संभवतः इसी विचार से प्रेरित होकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनवर और अपूर्ण मानी जाती है। कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के लिए क्या कहा है कि शिक्षा जो है वो मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली होनी चाहिए। अगर वो मनुष्य और समाज का निर्माण करती है तो वह उत्तम शिक्षा की श्रेणी में आ जाती है। फिर शिक्षा की आधुनिक परिभाषाएं नीचे दी गई हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंडसन द्वारा दी गई परिभाषा। आधुनिक शिक्षा का संबंध उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण को माना है। व्यक्ति और समाज के कल्याण को शिक्षा किसने माना है, फ्रेंडसन ने। फिर है डमविल के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव शामिल रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक
पड़ते हैं। तो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी प्रभाव पड़ते हैं वो सभी क्या है, शिक्षा है। ये किसने कहा है, डमविल के द्वारा कहा गया है। फिर यूलिच के द्वारा भी शिक्षा की परिभाषा दी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक प्रक्रिया है और इसको समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता, कि इनको समाज और कार्य से अलग नहीं किया जा सकता। फिर है मनोविज्ञान का जन्म, कि इस साइकोलॉजी का जो बर्थ हुआ है, जो जन्म हुआ है, वो इस प्रकार हुआ है। तो रायबर्न का मत है कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। तो जो साइकोलॉजी है वो सबसे पहले दर्शन शास्त्र के रूप में शुरू हुई थी। उस समय से लेकर सैकड़ों वर्षों तक उसका विवेचन इसी शास्त्र के अंग के रूप में किया गया है। पर जैसा कि रायबर्न ने लिखा है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। वो कौन सा है, कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। यही परिवर्तन रायबर्न ने बताया है। फिर है मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं वो हम देखते हैं। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किस प्रकार अलग हुआ है और उसके अर्थ में किस प्रकार बदलाव हुए हैं, इनका वर्णन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहले आता है आत्मा का विज्ञान। तो जो मनोविज्ञान है उसको सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया है, साइंस ऑफ सोल। गेरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा, तो कभी क्वेश्चन आ जाता है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ये यूनानी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। और ये दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, एक तो साइके और दूसरा लोगस। एक तो साइकी है जिसका अर्थ होता है सोल या आत्मा, और दूसरा लोगस है जिसका अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। तो ये साइकोलॉजी दो शब्दों से बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार प्राचीन काल में साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ हो गया स्टडी ऑफ द सोल, अर्थात आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। तो साइकोलॉजी सबसे पहले किस रूप में प्रकट हुई है, आत्मा के रूप में प्रकट की गई थी, इसलिए इसको उस काल में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। अनेक यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मान लिया था। इन दार्शनिकों में उल्लेखनीय है प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्टे। इन्होंने इनको आत्मा का विज्ञान माना है। पर ये और अन्य दार्शनिक, इनके अलावा और अन्य दार्शनिक हैं, वो इस बात का उत्तर न दे सके कि आत्मा क्या है, तो उन्होंने आत्मा के विज्ञान को नकार दिया। उन्होंने सोचा कि आखिर आत्मा क्या है एवं इसका रंग और रूप और आकार कैसा होता है, तो किसी ने भी नहीं देखा कि आत्मा कैसी होती है, किस रंग की होती है, कैसा उसका आकार होता है। अतः 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ जो है उसको अस्वीकार कर दिया गया। तो ये 16वीं सदी की बात है। आत्मा का जो विज्ञान मनोविज्ञान को माना था वो उन्होंने यहाँ अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में मस्तिष्क का विज्ञान उसको माना गया, साइंस ऑफ माइंड। मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने विशेष रूप से इटली के दार्शनिक पंपोलोजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। तो पंपोलोजी ने इसको मस्तिष्क का विज्ञान
कहा था। इसका क्या कारण था कि इसको मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया कि आत्मा के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू अध्ययन के पृथक विषय हो गए थे, पर कोई भी दार्शनिक मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को निश्चित नहीं कर सका। इसका परिणाम बताते हुए B.N. झा ने लिखा है, क्या लिखा है कि मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं की। तो B.N. झा ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो अब मनोविज्ञान को क्या माना जाए? तो अब मनोविज्ञान को माना गया चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 19वीं शताब्दी में विलियम्स, वुंट और सल्ली, इन विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया था और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये उसके चेतन, जो उसकी जितनी भी चेतन क्रियाएं हैं उनका अध्ययन मनोविज्ञान करता है, पर वे चेतना शब्द के अर्थ के संबंध से एकमत नहीं हो सके। उन सभी के चेतना के संबंध में अलग अलग मत प्रकट हो गए। दूसरे चेतन मन के अलावा अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होते हैं। तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन 3 मन बताए हैं जो मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। परिणामतः मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य नहीं हो सका। तो चेतना का विज्ञान भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब आगे आता है व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए, जिनमें सबसे अधिक मान्यता इस अर्थ को दी गई, किसको? कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग साधारणतः इसी अर्थ में किया गया है। किस अर्थ में? व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो प्राचीन काल से आधुनिक समय तक मनोविज्ञान की जीवन यात्रा का चित्र अंकित करते हुए वुडवर्थ ने लिखा है, क्या लिखा है? कि मनोविज्ञान जो है सबसे पहले आत्मा का इन्होंने त्याग किया, फिर उसने अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद में उसने चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो वुडवर्थ ने जो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, इनका त्याग करके अब व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार किया है। तो ये बातें वुडवर्थ के द्वारा बताई गई हैं। अब हम देख लेते हैं साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशन। बोरिंग, लेगफील्ड व वेल्ड के द्वारा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी गई है? कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो मानव प्रकृति का अध्ययन मनोविज्ञान को किसने कहा है? बोरिंग, लेगफील्ड व वेल्ड ने। फिर है गैरिसन व अन्य के द्वारा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी गई? कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से माना है। तो गैरिसन ने प्रत्यक्ष मानव व्यवहार को ही मनोविज्ञान माना है। फिर स्किनर महोदय ने मनोविज्ञान को क्या कहा है? कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो स्किनर ने व्यवहार और अनुभव को मनोविज्ञान माना है। फिर मन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से माना है। तो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज मन के द्वारा दी गई परिभाषा है। फिर है पिल्सबरी के द्वारा मनोविज्ञान की परिभाषा। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में
की जा सकती है। तो पिल्सबरी ने मानव व्यवहार के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा है। फिर क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी गई है कि मनोविज्ञान जो है ये मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो मानव व्यवहार मानव संबंधों का अध्ययन जो मनोविज्ञान को किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। फिर है वुडवर्थ द्वारा मनोविज्ञान की परिभाषा कि वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो वुडवर्थ ने वातावरण के साथ संबंध स्थापित किया है। फिर है जेम्स के द्वारा दी गई मनोविज्ञान की परिभाषा कि चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा जेम्स के द्वारा दी गई है। इसी के साथ ये पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिलेंगे और जो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको इन्हीं वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।